वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या भारत की डेमोक्रेसी को फिक्स करना चाहता है। 269 MPs voting in favor of one nation one election bill. This is completely against federalism and the Constitution of India. This bill will finish off regional parties. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. क्या सही है और क्या गलत है? सिस्टम में सुधार लाना है तो बदलाव की जरूरत होती है, लेकिन अगर बदलाव गलत दिशा में हो तो वह भारत को खोखला बना सकता है। आज के वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन को 3 हिस्सों में बांटेंगे, रेड फ्लैग, येलो फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, और समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का असली सच क्या है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे पर आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों? भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है। जनरल इलेक्शन खत्म हुए तो अगले साल किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शन होंगे, फिर कभी पंचायत या फिर कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, और हर बार पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां निकालेंगे और रास्ते जैम कर देगी। यह सवाल पैदा होता है कि पुलिस जनता को सुरक्षित करेगी या वीआईपी मूवमेंट पर नजर रखेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्कूल टीचर्स, पोल ऑफिसर्स अपना काम करेंगे या सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से पिछले 5 सालों में भारत में 800 डेज ऑफ गवर्नेंस हुए हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो एमसीसी 5 साल में एक बार ही लागू होगा या फिर 1 साल में ही लागू होगा, तो पॉलिसी पैरालिसिस नहीं आएंगे। हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो मीडिया एक ही हेडलाइन चलाती है, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन क्या ये एक्सरसाइज एफिशिएंट है? क्यों ना पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो और एक ही समय पर पार्टीज अपना पूरा दम लगाकर इलेक्शन लड़े, उसके बाद 4 साल सिर्फ काम पर फोकस करे। इसी आइडिया से वन नेशन वन इलेक्शन, इस आइडिया का जन्म हुआ। एक्चुअली ये आइडिया कोई नया आइडिया नहीं है। इनफैक्ट भारत में पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही था। भारत में 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ ही हो रहे थे, लेकिन 1967 के इलेक्शन के बाद स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में इनस्टेबिलिटी होने लगी, जिसकी वजह से कुछ स्टेट असेंबलीज प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गई, यानी उनके 5 साल कंप्लीट ही नहीं हुए, और इसी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन की साइकिल टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्टर्स कहते हैं कि जो बात 1967 के पहले पॉसिबल थी वो अब क्यों नहीं। दूसरे देश में जहां एक साथ इलेक्शन होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में, जहां हर 5 साल में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, जिससे इलेक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाई होती है और लोगों के लिए भी आसानी होती है। एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक हाई लेवल कमेटी हेड की थी, जिन्होंने 21,500 रिस्पॉन्सेस पूरे देश भर से आए थे, और 80% रिस्पॉन्सेस इस डिसीजन के फेवर में थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छे इंटेंट से इलेक्शन प्रणाली को सिंप्लीफाई करना चाहता है। ये एक ग्रीन फ्लैग है। अगला ग्रीन फ्लैग ये है कि वोटर्स टर्नआउट बेहतर हो सकता है। आज आप जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में है वहां जाकर आपको वोट करना पड़ता है। कई स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करते हैं या फिर कई एनआरआई जो भारत में आकर वोट करना चाहते हैं, लेकिन डेट्स की कोई सैंटिटी नहीं होती। प्लस कितनी बार वो फ्लाई डाउन करेंगे, एक बार नहीं, अगर सारा काम खत्म हो गया तो बेहतर होगा। यानी हमने अब तक सीखा है हिस्टोरिक पॉसिबिलिटी, सिंप्लीफाइड प्रोसेस, मोर गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू वोटर, ये सारे ग्रीन फ्लैग्स हैं। जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो इकोनॉमिक्स की बात होती है, यानी एक्सपर्ट एक्सप्लेन करते हैं कि इससे कितने पैसे बच सकते हैं। लेकिन क्या यह पूरा सच है? वन नेशन वन इलेक्शन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक येलो फ्लैग है, जहां हम चेतावनी बरतनी होती है। सीएमएस का रिपोर्ट कहता है कि 2019 के जनरल इलेक्शन के लिए 75 दिनों 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था। कहा जाता है कि एक साथ इलेक्शन होंगे तो भारत की जीडीपी में 1.5% की बढ़त होगी, और इसी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन को गेम चेंजर भी कहा जाता है। लेकिन सोचने जैसी बात है कि यह बढ़त कब होगी? जब इलेक्शन में बचे हुए पैसे सही काम में यूज होंगे, रास्ते बनेंगे, टेंडर्स निकलेंगे, सही लोगों को मिलेंगे, जिन्हें टेंडर्स मिल रहे हैं उन्हें उस काम के लिए पूरे पैसे मिले, कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुनी स्पीड से डेवलप होगी, आईआईटीज बनेंगे, आईआईएम्स खुलेंगे। नहीं तो पता चलेगा कि इलेक्शन प्रोसेस में बचने वाले पैसे किसी करप्ट नेता के जेब में जा रहे हैं। इसका फायदा देश को कम और करप्ट नेता को ज्यादा होगा। यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि सरकार और पार्टी दो अलग अलग बातें होती है। सरकार का खर्चा इलेक्शन कंडक्ट करने में होता है, जैसे पोलिंग स्टेशन खड़े करना, ईवीएम लगाना, काउंटिंग करना, यह सारा सरकार का खर्चा है। और यह सारा खर्चा के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आपके टैक्स पेयर के टैक्स से। लेकिन इस खर्चे के अलावा पार्टीज को कैंपेनिंग के लिए भी खर्चा होती है, रैलीज निकालना, झंडे लगाना, ग्राउंड बुक करके बड़े बड़े स्पीच देना, लोगों को बिरयानी पार्टी एक्सेट्रा।
इन सारी बातों में पार्टीज का खर्चा होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में कौन से खर्चे की ज्यादा चिंता हो रही है, सरकार के खर्चे कि जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आता है, या फिर पार्टी के खर्चे जो कहां से आता है किसी को पता नहीं है। या एक बात हो गई है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट कम करना एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। 2015 में साइमल्टेनियस इलेक्शन पर एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें अनुमान लगाया गया था कि एक्स्ट्रा ईवीएम और बैलेट पेपर्स भी तो लगेंगे, इसके लिए एडिशनल 9,200 करोड़ खर्च होंगे। यानी यहाँ ईसीआई ने एडमिट किया है कि कुछ एडिशनल कॉस्ट भी तो होंगे। इलेक्शन कंडक्ट करना, सेफली कंडक्ट कराना, क्वालिटी के ईवीएम मेंटेन करना, सारी बातों के लिए एक्सट्रीम लेवल की प्लानिंग लगती है। एक भूल और पूरी डेमोक्रेसी की नींव हिल सकती है। इसलिए ये सारे येलो फ्लैग्स हमें याद रखने की जरूरत है। जहां हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट, प्रायोरिटी और अच्छी खासी प्लानिंग की बात की, चलिए अब रेड फ्लैग की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ा रेड फ्लैग यह है, सत्ता सेंटर के हाथ कंसंट्रेट हो जाएगी। क्रिटिक्स कहते हैं कि आज हमारे जो सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर चलता है। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कुछ पावर होती है, स्टेट के पास कुछ पावर होते हैं और सेंटर के पास भी कुछ पावर होती है, जिससे कोई भी एक इंसान डिक्टेटर नहीं बन सकता है। एक ही पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। साथ ही साथ समाज के एक वर्ग के इश्यूज इग्नोर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आपके गांव बस आ ही नहीं रही है या फिर वहां पे सड़क नहीं बन रही है, तो इसके लिए आप सीधा पीएम को कांटेक्ट नहीं करते, आपको अपनी ग्राम पंचायत में इशू रेज करना पड़ता है। लेकिन अगर पूरा इलेक्शन ही सेंटर के दम पर होने लगेगा तो फिर इन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे लीडर्स को कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा कि वो आपकी बात सुने, आपका इश्यूज दब जाएगा। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पावर को एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड करने का एक जरिया है, जिससे अल्टीमेटली कॉमन मैन का नुकसान होगा। अगर नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शन एक साथ होंगे तो आपके लोकल इश्यूज प्रचार के शोर में कहाँ घूम जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही छोटे लेवल की, स्टेट लेवल की पार्टीज इतने बड़े लेवल पर प्रचार कर ही नहीं पाएगी, तो उन्हें कोई जानेगा ही नहीं और धीरे धीरे भारत में छोटी पार्टियां सिर्फ नाम के लिए रह जाएगी। आज भी आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में कितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें 2-3 टॉप कैंडिडेट को छोड़कर बाकी कैंडिडेट के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक अच्छा इंसान हो, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास प्रचार करने के लिए पैसे नहीं है, हम उन्हें सीरियसली कंसीडर ही नहीं करते हैं। दैट्स द इशू। यही सेम फंडा स्टेट पार्टियों के लिए अप्लाई हो सकता है और इसलिए क्रिटिक्स मानते हैं कि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। हम कहते हैं कि एक वोटर के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे ही होंगे, क्योंकि प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगी। लेकिन क्या वोटर इसके लिए खुद रेडी है? क्या वोटर जागरूक है? क्या हमारे वोटर्स को पता है कि असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में फर्क क्या होता है? क्या हमें पता है कि कितने कैंडिडेट्स हमारे एरिया से खड़े होते हैं? क्या हम वोट देने से पहले रिसर्च करते हैं या सिर्फ कौन सी पार्टी है यह देखकर वोट कर देते हैं, या फिर किसी न्यूट्रल यूट्यूबर्स का पेड भाषण सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? अगर इलेक्शन एक साथ होंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और एक वोटर को पता ही नहीं होगा कि वोट किसे करना है। नाउ दिस इज द वेरी स्टूपिड आर्गुमेंट, आई नो, क्योंकि आइडियली हर वोटर तो 18 साल का होता ही है, तो उसे बेसिक सिविक्स पता ही होना चाहिए। लेकिन यह भारत है, यहाँ लोग कौन सी पार्टी बिरयानी दे रही है यह देखकर वोट देते हैं। रेवरी पॉलिटिक्स इज रियल, कौन किस कास्ट का है, कौन किस रिलीजन का है, ये देखकर लोग वोट देते हैं। तो क्या ये लोग सही कैंडिडेट को वोट देंगे? डिफरेंशिएट करेंगे कि स्टेट के लिए क्या सही है और सेंटर के लिए क्या सही है, या सिर्फ पार्टी के नाम देखकर वोट करेंगे? अक्सर होता यह है कि अच्छे कैंडिडेट्स होता है जो एक ऐसी पार्टी का होता है जो लोकल लेवल पर अच्छा काम करती हो, लेकिन सेंट्रल पर उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। उन कैंडिडेट्स को इसके लिए डिसएडवांटेज होने की संभावना है। यह एक रेड फ्लैग है। एक और रेड फ्लैग यह है कि हम लोकसभा के चुनाव को भी फेजेस में करते हैं, क्योंकि 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन के लिए एक साथ चुनाव करवाना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बार चुनाव 2 महीने के लिए चले, तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो सोचिए इसके लिए कितना समय लगेगा और कितना रिसोर्सेज खर्च होंगे, कितने केस हो सकते हैं। रेड फ्लैग क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर, नेग्लेक्टिंग लोकल इश्यूज, लैक ऑफ वोटर एजुकेशन और बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इलेक्शन कमीशन। इन दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर कॉस्ट सेव करना सरकार की प्रायोरिटी है, तो सरकार को भी ये श्योर करना चाहिए कि इलेक्शन के समय को छोड़कर कोई भी नेता प्रचार ना करे, भाषणबाजी में टाइम वेस्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ काम करे, कभी भी फिजूल में रैली ना निकाले, ट्रैफिक जाम ना करे, रास्ते को किसी भी वीआईपी के लिए रैंडमली ब्लॉक ना करे। क्योंकि इलेक्शन हो या ना हो, इन बातों से कॉमन मैन को फर्क पड़ता है, इन बातों से टाइम वेस्ट होता है, ट्रैफिक जाम होते हैं। इलेक्शन के वादे पूरे होने चाहिए, वो बस वादे ही नहीं रहने चाहिए।
हमारे चुने हुए नेता एक बार वोट मांगकर 4 साल के लिए गुम नहीं होने चाहिए। ये बातें इम्पोर्टेंट है। अगर इस बात की गारंटी सारी पॉलिटिकल पार्टीज दे सकती है तो हमें वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत ही करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है? अगर हाँ, तो कौन सी बातों के बारे में हमें सावधान रहने की जरूरत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि भारत मेरी डेमोक्रेसी है, भारत आपकी डेमोक्रेसी है, जहां आपके थॉट्स, आपके ओपिनियन मायने रखते हैं और यही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आप तक पहुंचाने में मुझे फर्क पड़ता है।